ज्योग्राफी के जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसमें जो आएंगे, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और हम लोग ये ज्योग्राफी में, जबकि आपके बुक्स जो हैं उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबा, यानी लगभग 200-250 के आसपास क्वेश्चन है। तो मैं इसको 3 पार्ट के वीडियो में बनाऊंगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो ये उस वीडियो की कड़ी का फर्स्ट पार्ट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जल्दी इस वीडियो के बाद ही आपको मेरे चैनल पे सेकंड वीडियो और इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट वो मिल जाएगा, और उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम पार्ट वाइज करके दे देंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और जो कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, अपना आपका टाइम न बर्बाद करते हुए अब वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग वर्ग 10 के ज्योग्राफी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो दोस्तों जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव या अजैव? तो जो कोयला है वो एक अनवीकरणीय संसाधन है, और कोयला के अनवीकरणीय संसाधन होने का मतलब होता है कि हम लोग कोयला को एक बार समाप्त करने के बाद इसको फिर से वापस जनरेट नहीं कर सकते, और एक बार अगर कोयला ख़त्म हो गया तो फिर कोयला को लाने में हम लोग, मतलब फिर से वापस बनाने में इससे हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो कोयला, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस होता है, वो हम लोगों के ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा हम लोगों का पुनः मानव निर्मित, मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव या अचक्रीय? तो ये जो सौर ऊर्जा है ये पुनः पूर्ति योग्य, यानी कि एक बार सौर ऊर्जा खत्म होने के बाद इसकी पुनः प्राप्ति हो सकती है, यानी यह कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे कि जो सूर्य है वो कभी भी खत्म, यानी जब तक सूर्य है तब तक धरती है, जब तक धरती है तब तक सूर्य है, तो वो कभी खत्म नहीं हो सकता, तो वो सौर ऊर्जा हुआ। अगला है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमांत अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 नॉटिकल माइल। कितने? 200 नॉटिकल माइल। जैसे कि अगर ये भारत की अगर ये बाउंड्री है, तो ये जो अरब सागर है, तो इसकी जो भी लास्ट तट रेखा होगी, इससे 200 नॉटिकल माइल तक का जो भी क्षेत्र होगा, वहाँ तक भारत कोई भी आर्थिक काम कर सकता है, यानी वहाँ पे जो कुछ भी अगर संसाधन मिलेगा तो वहाँ पे भारत सरकार उस पर अपना हक जमा सकती है। जैसे कि मुंबई के तट से 172 किलोमीटर की दूरी पर जो बॉम्बे हाई है, वहाँ पे भारत तेल निकालने का काम करते हैं, यानी कि वो 200 नॉटिकल माइल के अंदर है, तो अर्थात भारत वहाँ से कोई भी आर्थिक क्षेत्र काम कर सकता है। अगला है डाकू अर्थव्यवस्था का संबंध कैसे? संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो डाकू है ये हम लोगों का संसाधन का विदोहन करता है, यानी ये जो कुछ भी अगर आदमी लोग पैसा कमाता है उसको अवशोषित करने का काम डाकू करता है। अगला है समुद्री से राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा है? यानी राष्ट्रीय राजनीतिक तौर पे जो सीमा है वो मात्र 12 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर ही होगा। यानी कि जो भारत के क्षेत्र, इससे जो भी भारत सामान तो 200 किलोमीटर तक निकाल सकता है, लेकिन जो 12 किलोमीटर तक होगा वही इंटरनेशनल बाउंड्री होगा। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो संसार का जो सबसे कीमती संसाधन है वो पशु, वन, खनिज। तो खनिज जो होगा, जैसे कि लोहा, अभ्रक, जो भी मतलब खनिज सब जो होते हैं वो सबसे ही कीमती सामान होते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदी, नगर, खनिज। वन, नदी, नगर और खनिज। तो नगर कभी भी प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा, ये अलग चीज है। अगला है इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का। तो जैसे कि मैंने बताया था, खनिज तेल का जो संसाधन है वो कमी है, हवा, पानी और सौर ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं हो सकती। जैसे अब बोलेंगे सर पानी, तो साफ पानी तो खत्म हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग भंडार के तौर पे बात करेंगे तो जैसे कि जो जब तक धरती है तब तक बादल बनते रहेगा और वो हिम जलती रहेगा, मतलब जो भी पहाड़ है वो पहाड़ पर से नदियाँ निकलती रहेगी और इससे डैम बनता रहेगा और डैम से भी बिजली मिलेगा। इसमें से कौन मछली के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? वर्षा जल, सागर जल, दूषित जल या मानव निर्मित बांध? तो दूषित जल, क्योंकि अगर हम लोग पानी में अगर गंदी चीज़ें अगर हम लोग डाल देंगे तो इससे भी हानिकारक होता है। मतलब जैसे कि अगर कोई भी फैक्ट्री से अगर जो ख़राब सामान है उसको अगर हम लोग नदी में अगर वैसे ही छोड़ देंगे तो उससे जो होने वाले उसे ऊपर का, मान लीजिए कि अगर हम लोग तेल ही को अगर पानी की नदी में अगर छोड़ दिया जाएगा
तो इससे क्या हो जाएगा, पानी दूषित हो गया और पानी के जितने भी जो पानी के नीचे रहने वाले जीव हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो सब मर सकते हैं। अगला है कि ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारी ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि हम लोग एक बार ज्वार खत्म होने के बाद फिर से हम लोग ज्वार ला सकते हैं। और ये जो ज्वारी ऊर्जा है ये समुद्र में उठती है, यानी हमेशा यानी हर वक्त जो समुद्र में जो लहर ज्वार भाटा आता है उसी से ज्वारी ऊर्जा होती है और इससे पंखा चलता है और हम लोग अपना विद्युत का उत्पादन करते हैं। अगला है पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है। वनोन्मूलन, घन खेती, अति पशुचारण या सिंचाई। तो ज़्यादा वनोन्मूलन यानी वन का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कटा, यानी कि जो भारत जो विकास किया उसके बाद जितने भी जो जंगल हैं उन लोगों उसको काट कर भारत ने खेती लायक जमीन बना लिया और वन उन्मूलन के कारण यहाँ पे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अगला है कि सोपानी कृषि किस राज्य से संबंधित है। तो जो सोपानी कृषि है ये बिहार के मैदानी क्षेत्र में सोपानी कृषि होती है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ से कहाँ तक है। तो मरुस्थलीय मृदा जो है वो आपको राजस्थान में मिलेगा। अगला है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो मेढक को प्रजनन को नष्ट करने बेंजीन, यूरिया, फास्फोरस, एंड्रीन नाम का जो रसायन होता है उसके कारण ही मेढक की प्रजाति अब नष्ट होने के कगार पर है। अगला है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम बलुई मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी क्या है। तो रेगुड़ मिट्टी को हम लोग काली मृदा के नाम से भी जानते हैं, रेगुड़ मिट्टी को। बृहद क्षेत्र में जल के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं। तो नीला, जैसे कि आप लोग के पीछे का बैकग्राउंड भी नीला ही है तो इसको नीला ग्रह कहते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है, यानी कि 9.5 सॉरी ठीक है, ठीक है। अगला कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है। तो 9.5, 95.5, 96.5, 96.6। तो इसका एक्चुअल जो आंसर होगा वो 96.5 होगा। अगला है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा कहा गया था। अगला है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो मानव के शरीर में लगभग 65% के आसपास, 60 से 65% के आसपास जो पानी है वो निहित रहती है। ठीक है। अगला है कि बिहार में जल दोहन से किन तत्वों का संकेंद्रण बढ़ गया। तो ज़्यादा दोहन से फ्लोराइड नहीं आर्सेनिक तत्व का दोहन मतलब संकेंद्रण भारत की जो बिहार की मिट्टी है उसमें बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी परियोजना, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है। तो राजस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, क्योंकि जैसे कि जब 1970 के दशक में जब हरित क्रांति जब देश में आया हुआ था उस वक्त इंदिरा गांधी कनाल के द्वारा ही पानी निकाल के राजस्थान के क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया था। इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। तो चंबल, भांगड़ा, कोसी या हीराकुद। तो जो कोसी जो परियोजना है इसका मेन कारण था कि बिहार का जो उत्तरी पूर्वी जो भाग था वहाँ से कोसी नदी जाती है और जो कोसी नदी है जब कोसी नदी में हर साल बाढ़ आता है और इसके कारण कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और कोसी नदी हर साल अपने साथ बहुत सारे गाद लेके आती है और आसपास के गांवों को तबाह करके चली जाती है। तो वही बाढ़ नियंत्रण करने के लिए वो कोसी पर डैम बनाया गया जिससे कि बाढ़ को नियंत्रित कर सके। विश्व का कुल कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। तो ये 96.5 है। क्वेश्चन रिपीट हो गया। प्रति व्यक्ति प्रतिशत जल उपलब्ध के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। यानी प्रति व्यक्ति के लिए जल, तो इसमें मतलब एक व्यक्ति के लिए कितना जल है। तो इसके लिए भारत का स्थान 133वां है कि 133 मतलब एक आदमी के लिए कितना अधिक जल मात्रा है। यानी लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि भारत का क्षेत्रफल तो ज़्यादा है, इसके अलावा भारत की जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है। यानी वह भारत विश्व में 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके कारण भारत का 133वां प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में स्थान है। अगला है कि वर्षा जल संग्रहण में ढांचों के घर
ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है? तो ये मध्य प्रदेश में है। यानी वर्षा जल संग्रहण के लिए मध्य प्रदेश में बहुत सारा काम किया गया। अगला है कि भारत 2001 में भौगोलिक वन का विस्तार कितना था? तो कितना था? 25%, 19.27%, 20% या कितना? तो 19.27% इसका उत्तर होगा। अगला है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो भारत में वन का विस्तार 20.25 भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि वन स्थिति रिपोर्ट वैसे होना तो चाहिए किसी भी देश का 33%, जितना भी भौगोलिक क्षेत्र उसका 33% हिस्सा जो है वो जंगल वन होना चाहिए, लेकिन भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20.25 हिस्सा ही भौगोलिक क्षेत्र है। अगला, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में तो बहुत कमी होगा, क्योंकि झारखंड से अलग होने के बाद जितने भी जो खनिज और जो जंगल वन थे वो सारा का सारा झारखंड में चला गया, जिसके कारण बिहार में मात्र 5% के आसपास ही वन है, वो भी भारत के दक्षिणी बिहार में। अगला है कि पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में कुल कितने प्रतिशत वन पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 60.11 होगा, यानी 7.11% भाग के में वन पाया जाता है। जैसे कि ये जो अपना जो 7 सिस्टर यानी 7 बहनें जो है ना, उसमें किस राज्य में वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश। चलो उत्तर ये कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में वन पाया जाता है, वन का विस्तार सबसे ज्यादा यही है। अगला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण की एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, 4 वर्ग, 5 वर्ग, 6 वर्ग या 7 वर्ग? तो आपका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ग, यानी 5 वर्गों में इसे वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगला है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया? तो इसका उत्तर होगा 26,200, लगभग 26,200% वन क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। अगला, संविधान की धारा 21 किससे संबंधित है? संविधान की धारा जो 21 है वो वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने के लिए संबंधित है, कि हम लोगों को वन्य जीवों को और प्राकृतिक संसाधन को बचाना है। अगला है कि एक एओ की वानिकी रिपोर्ट 1948 में विश्व में कितने प्रतिशत वन का कितने हेक्टेयर वन भूमि पर वन का विस्तार था? यानी एओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका जो उत्तर होगा वो 4 अरब। अगला है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी वेटलैंड विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अफ्रीकी कन्वेंशन। सॉरी दोस्तों, आपको कुछ साउंड में प्रॉब्लम आ गया होगा, अब नहीं आएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? सब भारत में पाया जाने वाला जो जीव है वो सिर्फ डॉल्फिन होगा, यानी डॉल्फिन को राष्ट्रीय पशु भी हम लोगों ने घोषित करके रखा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर रहता है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन वाले जो क्षेत्र है वहां पे होता है। अगला है कि टेक्सोल का उपयोग क्या चीज के लिए होता है? तो टेक्सोल का उपयोग मलेरिया, एड्स, कैंसर, टीबी, तो कैंसर में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। चरक का संबंध किस देश से? तो चरक का संबंध भारत से है, चरक भारत के से बिलोंग करते थे। अगला है कि निम्नांकित में से कौन भारत को छोड़ अन्य देश में भी दुर्लभ है, यानी सिर्फ भारत में ही पाया जाता है? तो भालू, गिद्दड़, बाघ, सिंह, गधे, हाथी, हनुमान या हिरन? तो इसका जो उत्तर होगा वो बाघ और सिंह होगा, यानी बाघ और सिंह ज्यादा भारत में ही पाए जाते हैं। इनमें से कौन हमारे देश में प्राय लुप्त हो चुका है? चीता, हनुमान, गेंडा या हनुमान का अर्थ बंदर होता है, ठीक है, चीता, तो चीता। इनमें से कौन सा देश प्राय मतलब चीता जो है सिर्फ ज्यादातर भारत में पाया जाता है, बाकी अन्य जगह पर ये विलुप्त हो चुका है। इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है? तो भेड़िया जो होगा वो सर्वाहारी है। अगला है इनमें से किसकी लकड़ी बहुत कड़ी होती है, बहुत ही अच्छा होता है? देवदार, हेमलॉक या बबूत? तो देवदार, यानी जो देवदार होता है वो सबसे ज्यादा कड़ी होती है, मजबूत होती है। इनमें से कौन वन और वन प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनता? कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि, बड़े पैमाने पर निकास कार्यों का होना, व्यापार की वृद्धि या पशुचारण में लकड़ियों की कटाई? तो आपका जो उत्तर होगा व्यापार में वृद्धि, यानी व्यापार में जब भी वृद्धि होगी
तो इससे क्या हो जाएगा, लोगों का विनाश नहीं होगा। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में 50, 100, 150 या फिर लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में ना भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट या चूना पत्थर, तो मैग्नीज। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो आध्यात्मिक खनिज ग्रेफाइट, अभ्रक, टीन या सोना, तो ग्रेफाइट। जो अब ग्रेफाइट नहीं, अभ्रक, जो अभ्रक होगा वो आपका आध्यात्मिक खनिज कहलाता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? तो लोहा खनिज को जो होगा वो उद्योगों की जननी माना गया, क्योंकि जितनी भी जो पुल, गाड़ी, बस, जितने भी जो मशीन जो होते हैं वो सारे के सारे लोहा से ही बनते हैं। अगला है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा हेमाटाइट। सॉरी। अगला है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य? तो लोहा सबसे ज्यादा झारखंड, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, यानी सबसे ज्यादा लोहा कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा कर्नाटक, यानी कर्नाटक सबसे ज्यादा लौह उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ भारत का लगभग 20% भाग उत्पादन करता है। मैग्नीज उत्पादन भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज 3rd स्थान पे भारत आ जाता है मैग्नीज के उत्पादन में। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा मैग्नीज, सबसे ज्यादा मैग्नीज उड़ीसा में ही उत्पादित किया जाता है, मतलब निकलता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 1 टन को इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए हमें एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है बॉक्साइट, वो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का जो कुल भंडार है वो 100 टन, 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन। तो जो आपका उत्तर होगा वो 125 करोड़ टन होगा। अगला है कि बिहार, झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 60, 70, 80 या 90। तो आपका उत्तर जो होगा वो 80, यानी 80% अभ्रक का उत्पादन बिहार, झारखंड में होता है। सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट का सबसे जो प्रमुख कच्चा माल होगा वो आपका चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा। क्या? तो आपका जो उत्तर होगा वो चूना पत्थर होगा, क्योंकि चूना पत्थर से ही सीमेंट बनता है। तो उत्तर होगा ए। अगला है कि निम्नांकित किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? यानी कौन भारत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? भारत में लोहा का जो अयस्क है वो सबसे ज्यादा भारत में ही पाया जाता है। इनमें से कौन लौह अयस्क नहीं है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, एंथ्रासाइट, लिमोनाइट। तो जो एंथ्रासाइट है वो लौह अयस्क नहीं है। अगला है इनमें से कौन लोहे का निर्यात व्यापार नहीं करता है? लोहा का निर्यात व्यापार नहीं करता है। विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता या मुंबई। तो आपका जो होगा वो मुंबई सूती कपड़ों के लिए फेमस है। मुंबई से लौह इस्पात सब का निर्यात नहीं किया जाता। कौन मैग्नीज का उत्पादक राज्य नहीं है? मैग्नीज का उत्पादक राज्य नहीं है तो तमिलनाडु में मैग्नीज नहीं पाया जाता है। झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जो कोडरमा है वो तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक या फिर लौह अयस्क। तो अभ्रक है, अभ्रक। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए है। अगला है किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमाव परतों पर मिलता है? अवसादी, रूपांतरित, आग्नेय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अवसादी चट्टान होता है उस चट्टान में खनिज का जो उत्पादन होता है वो जड़ पर बनता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? यानी सबसे ज्यादा खनिज तेल किस राज्य में पाया जाता है? तो असम का जो डिगबोई क्षेत्र है वहां पर वो सबसे पुराना तेल वहीं पे मिला था और वहीं से तेल सबसे ज्यादा निकाला जाता है। अगला है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया? कलपक्कम, नरोडा, राणा प्रताप, तारापुर। तो आपका जो उत्तर होगा वो तारापुर हो जाएगा, यानी तारापुर में सबसे पहला परमाणु स्टेशन, ऊर्जा स्टेशन लाया गया था। कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय, तो अनवीकरणीय में तो कोयला ही हो जाएगा कि कोयला नहीं हो सकता है। अगला है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो यानी प्राथमिक ऊर्जा कहाँ से नहीं मिलेगा, उदाहरण नहीं है। तो विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। देखिए कोयला जमीन से निकलता है, पेट्रोलियम जमीन से निकलता है, पेट्रोलियम जमीन से निकलता है, लेकिन विद्युत हम पानी से या फिर उसको जलाने से निकलता है, यानी ये द्वितीय ऊर्जा का उदाहरण है।
ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। यानी सौर ऊर्जा हम लोग परंपरागत रूप से नहीं निकालते, उसको जब काम पड़ता है तभी निकालते, बल्कि परंपरागत रूप से हम लोग कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत का ही यूज करते हैं। गोंडवाना समूह में कोयला का निर्माण कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व या 20,000 वर्ष पूर्व, लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है वो गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण हुआ था। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी सबसे ज्यादा कोयला कौन उत्पादित करता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो आपका उत्तर होगा झारखंड, यानी झारखंड सबसे ज्यादा कृषि कोयला उत्पादक राज्य है। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है? एंथ्रासाइट लिखना भाई बिटुमिनस। तो एंथ्रासाइट इज द बेस्ट कोल एंड पीट इज द लोएस्ट, यानी एंथ्रासाइट है वो सबसे अच्छा कोयला होता है और पीट सबसे कम। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध, इसके बारे में हमने चर्चा भी किया था। खनिज तेल हेतु, तेल शोधक कारखाना नहीं है यहाँ पे, खनिज तेल, यहाँ पे खनिज तेल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये नहीं होगा। अगला एक, भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ था? मथुरा, बरौनी, डिगबोई या गुवाहाटी। तो डिगबोई में ही सबसे बड़ा, यानी असम में तेल निकला और डिगबोई में उसका पहला तेल शोधक कारखाना लगाया गया। प्राकृतिक गैस किस खनिज तेल में पाया जाता है? प्राकृतिक गैस कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, यूरेनियम। तो हमेशा जो एक जमीन है, जमीन के नीचे में अगर यहाँ पे पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम के ऊपर का जो लेयर है उसमें प्राकृतिक गैस, यहाँ पे नेचुरल गैस पाया जाता है। भाखरा नंगल डैम किस पर है? तो भाखरा नंगल डैम सबको पता है सतलज रिवर पर है। दक्षिण की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो तुंगभद्रा, यानी जो तुंगभद्रा नदी पर जो नदी घाटी परियोजना है वो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कहाँ है? गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो बरौनी, तो बरौनी ताप विद्युत केंद्र का एक उदाहरण है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? यूरेनियम सबसे ज्यादा जादूगोरा, झरिया, घाटशिला या डिगबोई। तो जादूगोरा में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो तारापुर, कपलम, नरोडा या कैगा। तो तारापुर एशिया का ही सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो आपका राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान मरुस्थलीय भाग भी है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जो कर्क रेखा उसके पास भी पड़ता है, तो यहाँ पे ज्यादातर संभावनाएं हैं कि हो सकता है। अगला है कि ज्वारीय और तरंग उत्पादन तो भारत में अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी, जो खंबात की खाड़ी है, यानी कि भारत का जो ये जो नक्शा वाला पार्ट होगा इस वाले पोर्शन पर, यानी यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, इसी जगह पे हम लोग ज्यादातर कर सकते हैं। ये अरब सागर के बगल में है, ठीक है। अगला है, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? तो भारत में सबसे अधिक विद्युत की खपत उद्योग, यानी जो जितना भी जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं वो बिजली से ही चलती है। तो भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना हो रहा है? तो सबसे ज्यादा जो खनिज तेल है वो लगभग 3 करोड़ टन के आसपास खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन होता है भारत में। पेट्रोलियम जिन चट्टानों में मिलता है, तो ये परतदार चट्टान जो होती है, यानी जो एक लेयर पर लेयर होगी उसी पर बनेगी। इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? तो सबसे ज्यादा नेचुरल गैस जो है वो आपको त्रिपुरा में मिले हैं हाल ही फिलहाल में। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत यानी कि कोयला। यानी भारत में सबसे ज्यादा जो इसका जो उत्पादन होता है वो कोयला से ही होता है। अभी हम लोग कोयला को छोड़ के आगे नहीं बढ़े हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका पहला पार्ट, इसमें 88 क्वेश्चन थे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो किसी चैप्टर से होगा, जो कि आपको जस्ट ही मतलब कुछ मतलब उसका वीडियो आपको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई करिएगा। और जो कुछ भी जो आपका राय सजेशन होगा तो प्लीज़ दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए।